हेलो 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 नमस्कार, क्या हाल है? कहीं ठंडे तो नहीं पड़ गए कि हफ्ते भर 10 दिन जो है पढ़ाई कर ली, उसके बाद अब वही वापस इरेगुलरिटी इनसिंसियरिटी वाला दौर कहीं चालू तो नहीं हो गया? तो ऐसा नहीं करना है। लेक्चर शुरू करने के पहले 30 सेकंड लूंगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मान लो अगर आपके एफर्ट्स को हम लोग कंपेयर करें, तो आपके एफर्ट्स किसी स्टूडेंट के एफर्ट, किसी भी जनरल स्टूडेंट के एफर्ट्स कभी ऐसे चल रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रैंडम एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रैंडम एफर्ट्स। अब अगर रैंडम एफर्ट्स की आप बात करोगे तो इसके रिजल्ट भी रैंडम आते हैं। इसके रिजल्ट भी रैंडम आने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्या आने वाला है। यहाँ पे तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, यहाँ पे रिजल्ट आया जीरो। खत्म, कुछ भी नहीं मिला। एक दिन आपने मेहनत की, एक दिन नहीं की, एक दिन कम की, एक दिन ज़्यादा की, इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। इससे ज़्यादा सुखी स्टूडेंट पता है कौन रहेगा? जो कायदे से अपना काम करता जा रहा है। करो यहाँ पे सम कितना होता है? कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। नाइन इज ग्रेटर 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 देन जीरो, जीरो जीरो से काफ़ी बड़ा है नाइन। हाँ या ना? तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं होती है। जो है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो कोई कुछ बहुत अलग नहीं करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें चीज़ें हैं जो रोज़ करना है। ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो वो आखिरी के 10 मिनट में छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा था आप बता देना कभी कुछ छूट जाए। तो स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं डिस्कशन का शुरुआत। पहला लेक्चर है, एकदम बेसिक से, बचपन से प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम धीमे धीमे। अब बातें क्या चलने वाली हैं? बातें चलने वाली हैं करंट की। हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? हम डिस्कशन करने वाले हैं करंट पे। अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है? अभी तक हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर इसका क्या मतलब है? हमने बातें की हैं चार्ज की, उन प्रॉपर्टीज की जो चार्ज शो करता है जब वो रेस्ट पे होता है। करता है? जब चार्ज रेस्ट पे होता है, अगर हम बात करें चार्ज एट रेस्ट की, अगर हम बात करें चार्ज एट रेस्ट की, तो एक रेस्ट पे जो चार्ज है उसके साथ क्या लिंक्ड होता है? उसके साथ लिंक्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिंक्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड होती है। जैसे अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस के साथ बाहर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी ना? और माइनस के साथ अंदर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बातें हमको मालूम है, थोड़ा दूर बना देते हैं। है ना? प्लस के साथ बाहर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज के साथ अंदर के डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? और हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी ये बातें नहीं की कि अगर चार्ज मूव करने लग जाएगा तो क्या होगा, या तो चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होने लग जाएगा तो क्या होगा। हमने सिर्फ बातें की चार्ज की उन प्रॉपर्टीज की जो कि वो रेस्ट पे शो कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं चार्ज के मोशन की, और किस तरह के मोशन की? यूनिडायरेक्शनल मोशन की। क्या मतलब है सर इस बात का? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में इसका मोशन होने वाला है। थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ा और बेसिक्स में जाते हैं। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कंडक्टर की। सर कंडक्टर क्या होता है? बेटा कंडक्टर वो होता है जो कंडक्ट करता है। सर किसको कंडक्ट करता है? अगर आप बात करोगे कंडक्टर ऑफ हीट की, तो वो हीट को कंडक्ट करेगा। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बातें कर रहे होंगे। और कोई भी मटेरियल कंडक्टर क्यों बनता है? कोई भी मटेरियल कंडक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बला है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? अगर ये मेटल है, तो ये मेटल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं है, बेघर हैं, और ये फ्री हैं सरफेस पे कहीं भी आने के लिए, सरफेस पे कहीं भी जाने के लिए। लेकिन ये मटेरियल को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लिख रहा हूं, किनके बारे में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। पहला पॉइंट मैंने इनके बारे में लिखा, पहला पॉइंट मैंने इनके बारे में लिखा, लूजली, वीकली, फेंटली, जो शब्द अच्छा लगे चिपका दो। ठीक है? लूजली बाउंड
इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अगली बात फ्री टू मूव, पूरे सरफेस में इधर उधर कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं सरफेस में। आप सोचो कि मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो जाएगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, छोड़ के निकलेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के चला गया तो सरफेस पे तो पॉजिटिव चार्ज आया, खींच लेगा उसको वापस, तो उसको छोड़ के निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, है ना। तो फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव विद इन द सिस्टम, मैं सिस्टम लिख रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, सिस्टम। सिस्टम क्या है हमारा, मेटल है सिस्टम, ठीक है। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री हैं मूव करने के लिए सिस्टम में, लेकिन उसको छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। तो अब हमें चर्चा क्या करनी है, अब हमें इसी ही सिस्टम की चर्चा करनी है। अब होता क्या है ना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेघर इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझना बात को। एक मेटल है, एक मेटल है, सर आपने क्या कहा बेटा, मैंने ये कहा कि एक मेटल में कई सारे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं एक मेटल सरफेस की बात करूं तो उस मेटल सरफेस में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर कोई यहाँ कोई वहाँ। जैसे क्लास में मैंने आपको उदाहरण दिया था डायलैक्ट्रिक्स में भी कि जब मास्टर जी नहीं होते तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, फांद रहे होते हैं इधर से उधर, कोई टेबल पे चढ़ के कूद रहा है, कोई टिफिन खा रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई चौक फेंक रहा है, ये सब कर रहे होते हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं, तुम्हारे जैसे ही ये भी। तो ये इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको डिसिप्लिन करेंगे, कैसे, मास्टर जी को भेज के। अब हमने सोचा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं ये एक दिशा में चलने लग जाएं तो क्या हो। पहला सवाल तो ये है कि सर नॉर्मल स्टेट में भी ये भाग रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, बिल्कुल दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो है, बिल्कुल है। तो क्या नॉर्मल स्टेट में हमको करंट जैसी कोई चीज़ मिल सकती है। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है कि ये मेटल है, ठीक है, जैसे ये मेटल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, मैंने इसको हाथ लगाया, मुझे करंट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। करंट लग रहा है क्या, अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसी मेटल को यदि मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं और एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर दूं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर होंगे, वो सभी क्या करने लगेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, और वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे मेरे भाई, मूव करने लगे। अच्छा, तो आपको तो यार फिर चार्ज का मोशन मिल गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ जी सर मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चार्ज का मोशन मिल गया आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल मिल गया। तो यहां से हमने डिफाइन किया करंट, क्या डिफाइन किया यहां से हमने डिफाइन किया करंट, CURRENT, करंट। अब करंट हमने कैसे डिफाइन किया, करंट हमने डिफाइन किया, सुनना ध्यान से ना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, शब्दों में लिख रहा हूं पहले मैं, रेट ऑफ ट्रांसफर और रेट ऑफ फ्लो। फ्लो ज्यादा टेक्निकल टर्म है, फ्लो ही लिखते हैं हम लोग, है ना। ट्रांसफर में फिर वो बातें दिमाग में आ जाती कहां से कहां पे। अब बस इतना समझो, रेट ऑफ फ्लो, बह रहा है ना चार्ज, रेट ऑफ फ्लो किसका, चार्ज का। अभी मैं ये भी नहीं लिख रहा हूं कि कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, बस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज करंट, ठीक है। तो मतलब सर हम इसका फॉर्मूला क्या जनरेट कर सकते हैं बेटा, आप इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा जनरेट कर सकते हो, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बहुत बढ़िया। मतलब ये टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक, टोटल गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। इतनी बात लिख लो, सिंपल सी बात है। क्या लिखा हम लोगों ने, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सर इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रॉन का मोशन तो था, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, हाँ जी हैं, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में तो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में तो है, बिल्कुल है। तो क्या इस सिचुएशन में करंट है, होगा क्या, क्या बोलते हो,
आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना चाहिए, तो कर तो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उसके उसके मूवमेंट की वजह से करंट है क्या? है? क्या बोलते हो, है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमें चाहिए नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब आपको मिल पाएगा करंट। ठीक है, चलिए मैं स्टार बना रहा हूं इस बात पे, स्टार बना दिया इस बात पे, नोट कीजिए, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर, पॉइंट बाय पॉइंट बातों को लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट हमने ये कहा कि सर जो करंट है वो क्या है? वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहा आपने? बिल्कुल कहा। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल चार्ज जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रहा है। तो ये किस तरह का करंट है? ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, जैसे हम लोग वेलोसिटी में बात करते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? वैसे लॉजिक यहां पे लगाओ, तो ये कहलाएगा एवरेज करंट, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अब अगर मुझको बात करनी हो कि किसी एक मोमेंट पे, किसी एक छोटे से क्षण पे, मतलब आपने बात की कि 0.001 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो ये कहलाएगा किस तरह का करंट? ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहा मैंने? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि एक बहुत ही छोटे से मोमेंट में, एक बहुत ही छोटे से इंस्टेंट में, एक बहुत ही कम समय के जो है ड्यूरेशन में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या कहलाता है? लिख देते हैं यहां पे, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। और ये क्या कहलाता है? ये एवरेज करंट कहलाता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो आइए ज़रा पॉइंट्स लिखें। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? करंट की, करंट की यूनिट बन जाएगी कूलम पर सेकेंड, और यही होता है क्या? यही होता है एम्पियर। कूलम पर सेकेंड, और यही होता है एम्पियर। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम बात करें, तो हमने देखो क्या किया है, यहां पे ड्यूरेशन बहुत छोटा कर दिया है। डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का अर्थ क्या है? डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का मतलब यह है कि ड्यूरेशन इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, अब एक और बेसिक चर्चा मैं करना चाहूंगा कि हम लोगों ने बात की थी करंट की, सॉरी चार्ज की, और मैंने आपको यह बताया था कि चार्ज जो है ये नेचर में फंडामेंटल है, लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखा गया है। करंट को रखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, पता है ना? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज नहीं है, करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि करंट जो है इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं कूलम्ब के टर्म्स में। आप इसकी यूनिट बता सकते हैं कूलम पर सेकेंड, और डायमेंशंस के लिए हम लोग सिंपली ए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस आप और किस टर्म्स में लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं v इक्वल टू आई आर। अब समझेंगे वो, उसकी भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ओम्स लॉ में। चलिए, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर अगर मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है बेटा, है, इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है बेटा, जा रहा है। मैंने दूसरा वायर ले लिया, इससे कुछ एंगल पे, उसमें भी करंट 10 है, तो क्या मैं यहाँ पे वेक्टर लॉ लगा सकता हूँ रिजल्टेंट का? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये करंट I1 है, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नेट करंट जो होगा, नेट करंट जो होगा वो बन जाएगा √/I1² प्लस I2² प्लस, एक सेकेंड अच्छे से लिख दें थोड़ा, हाँ, कैसा लिख सकते हैं? √/I1² प्लस I2² प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। सर ये क्या कर दिया आपने? सर ये क्या कर दिया? ये तो वेक्टर लॉ लगा दिया मैंने। अच्छा, तो सर इसमें लगा सकते हैं क्या? पता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, लगा सकते हैं क्या इसमें? सर करंट कैसी क्वांटिटी? करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, हाँ होता है, होता है, होता है,
करंट के पास डायरेक्शन है, हाँ डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी हमारे पास करंट की। ठीक है सर, आपने डायरेक्शन तो बताई नहीं, बता देते हैं अभी, डायरेक्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है, नहीं है। ये लॉ आप इसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, करंट के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलोज वेक्टर लॉज। ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको स्केलर, या और टेक्निकली मैं कहूं तो हम लोग कहते हैं एक टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक टेंसर क्वांटिटी। ओके, बातें लिखते चलो, लिख लो बातें जल्दी से, क्विक। ठीक है, अब देखो, करंट की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, करंट की डायरेक्शन की अगर मैं चर्चा करूं, सेपरेट पेज पे ले लेते हैं चर्चा। ठीक है, यहां ले लेते हैं, सुनते चलना। आपने अभी तक क्या कहा? आपने ये कहा कि सर जो करंट होता है वो दो तरह का आपने बताया, एक एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट को कहा टोटल चार्ज फ्लो इन द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस करंट को आपने कहा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब वही टाइम इंटरवल को आपने कर दिया बहुत छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या यहां से अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई पहले तो तुम ये बताओ कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? करंट का मतलब फ्लो कर कौन रहा है? फ्लो तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे एक सिस्टम में फ्लो कौन करता है? फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं ना। बिल्कुल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हुआ क्या है समझो जरा बात को। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये आपने यहां पे बैटरी जैसे ही लगाई, जैसे ही आपने इस जगह पे बैटरी लगाई, बैटरी लगाई मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आपने स्टैब्लिश किया, ये प्लस ये माइनस। अब इसके बीच में जितने भी, इसके भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर जितने भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब पे लगा एक पुल। क्यों लगा? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई। कहां स्टैब्लिश हुई? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये स्टैब्लिश हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टैब्लिश हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, जो कि आपने बैटरी के द्वारा स्टैब्लिश की है पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन पे लगा एक फोर्स, लगा एक पुल। ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन पे एक पुल लगा, लगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखो, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं? करंट की डायरेक्शन हम लोग ये लेके चलते हैं, करंट की डायरेक्शन हम लोग ये लेके चलते हैं, करंट की डायरेक्शन ये लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन की अगर मैं चर्चा करूं, डायरेक्शन की अगर मैं चर्चा करूं तो कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन ये कहता है डायरेक्शन। ठीक है, कन्वेंशन ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट
इज टेकन ऑपोजिट कन्वेंशन है भैया, ठीक है। टुडे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा मैंने? कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन कहता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपने दो तरह के करंट लिखे थे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। चलिए बहुत शानदार। तो क्या यहां से मैं dq को आई dt ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ऐसे कल को, तो क्या मुझको ये 0 से q टोटल चार्ज मिल जाएगा? 0 से t टाइम इंटरवल में या t1 से t2 के टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है मुझको ये मिल जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी मुझको क्या देगी? डब्बे में जो मैंने लिखा है ये मुझको क्या देगा? जो डब्बे में मैंने डाला है ये क्वांटिटी मुझको देगी टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो ये जो टर्म लिखी है आपने इंटीग्रल आई डी टी, आपको क्या दे रही है? ये आपको दे रही है टोटल चार्ज। लिख देते हैं यहां पे टोटल चार्ज। तो कल को अगर आपको मान लो आई टी का कर्व मिल जाए, कल को आपको आईओटी का ग्राफ मिल जाए, ये आई है, ये टी है, और आपको ऐसा कोई सा कर्व मिल गया, ठीक है, सम रैंडम कर्व, ठीक। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? हो सकता है कि करंट वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा आपको? ये दे देगा टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, कहां से कहां तक? किसी भी टाइम इंटरवल t1 से t2 तक। बात समझ में आती है क्या सभी को? बात समझ में आती है क्या सभी को? लिख लो काम की बातें सारी, सारी बड़ी काम की बातें लिखते चलो। क्विक 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 लिखिए। हम्म। चलिए, तो क्या बातें चल रही थी हमारी? हमने अभी तक क्या बातें की? हमने चर्चा शुरू की, ये बताया कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो उसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड होती है। हम बात कर रहे हैं चार्ज के मोशन की। अब एक मेटल की या तो एक कंडक्टर की बात करें तो उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री होते हैं इधर उधर आने जाने के लिए, भागने दौड़ने के लिए। ये हम लोगों ने बना के देखा, ऐसे 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 नाच रहे होते हैं। और अगर आप इस सिस्टम पे, अगर आप इस सिस्टम पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा दो, यानी एक फील्ड स्टैब्लिश कर दो, तो ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, और वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट हमने डिफाइन किया एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने चर्चा की। हमने ये कहा कि भैया फ्लो एक्चुअल में करता कौन है? फ्लो कौन करता है? फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम कैसी ले रहे हैं? करंट की डायरेक्शन हम ले रहे हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि करंट की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में फ्लो नहीं करता है पॉजिटिव चार्ज, समझने वाली बात है, ठीक है। मतलब ये बात वो ऐसी हो गई कि हम कान ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा के इसको पकड़े, समझ रहे हो? मैंने ये कहा कि करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो करंट वहां जा रहा है। तो आपने कहा कि अच्छा नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज वहां जा रहा है। ग्लास आधा भरा आधा खाली वाली बात, ठीक। तो इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी ट्रीटेड एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपने लिख ली। अब चर्चा करते हैं हम लोग एक एम्पियर की। एक एम्पियर कितना होता है? आप लोगों ने अभी अभी ये कहा कि सर करंट बेसिकली है क्या? अभी अभी आपने ये बताया कि करंट बेसिकली है क्या? करंट इज द टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और मैंने आपसे जब इसकी यूनिट पूछी तो आपने बताया कि सर ये है एम्पियर। तो आओ विजुअलाइज करते हैं एक एम्पियर को। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट, लिखते चलना, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट दैट 1 कूलम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेवलप्स इन 1 सेकेंड। या तो ऐसा लिखो कि
अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो उस अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहेंगे करंट। कितना चार्ज? 1 कूलम का चार्ज कितनी देर में? 1 सेकेंड में यदि फ्लो कर जाए किसी हिस्से से किसी हिस्से तक, 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए कितनी देर में? 1 सेकेंड में, तो ये कहलाएगा क्या? 1 कूलम का चार्ज, एक एम्पियर का करंट। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं है ना। तो डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो, तो लिख लेते हैं। करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, अब ये मैं डेफिनेशन आपको रिटर्न में क्यों दे देता हूं? वैसे मैं ये चाहता हूं कि आप रिटर्न टेक्स्ट खुद बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखें, मैं ये बोल रहा हूं कि आप खुद बनाएं। मैं आपको ये देना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, आप खुद बना लोगे डेफिनेशन, तो लिख के आ जाओगे एग्जाम में, मिल जाएंगे मार्क्स। डेफिनेशन रटते बैठना थोड़ी कोई समझदारी है। हाँ, पता होनी चाहिए, लेकिन कला होनी चाहिए उसको लिख के संवार के आने की पेपर में। ठीक है, तब मिलेंगे मार्क्स। चलिए, और उसके लिए ज़रूरी है आंख और कान खुले रखना पूरे समय लेक्चर में। कई बार क्या होता है कि हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन लेक्चर में पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान चला गया, कहीं और चला गया, फिर एकदम से दिमाग में आया यहाँ पे, फिर बैक किया लेक्चर को, फिर लग रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ, बहुत तेज़ पढ़ा दिया मास्टर ने, या तो ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा नहीं है, 100% ध्यान के साथ पढ़ो तुम। ठीक है, 100% फोकस के साथ पढ़ो, और उसके बाद देखो कौन सी चीज़ तुमको समझ में नहीं आती। हो ही नहीं सकता ऐसा, कोई हो ही नहीं सकता कि तुमको कोई चीज़ समझ में ना आए। चलिए, हमने क्या कहा? कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, बता चुका हूं मैं कन्वेंशन। कन्वेंशन ये कहता है कि आप जिस करंट की बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, और ये रहा करंट, ये रहा करंट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या बोली आपने? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह लो, या तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन हमने पॉइंट क्या लिखा? कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन। शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान। कन्वेंशनल का अर्थ क्या है? जो कन्वेंशन ने बताया। इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स कन्वेंशनल। मतलब कि हमारे कन्वेंशन के अनुसार जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एक एक बात समझनी पड़ेगी, छोटे छोटे शब्दों में अर्थ छुपे हुए हैं। ओके, या तो कह लो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, या तो कह लो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्योंकि फील्ड किस डायरेक्शन में? फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ही। चलो, बहुत शानदार। ठीक है, इतनी बात। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। इस पे करेंगे एक सिंपल सा सवाल। सभी लोग आ जाओ, पहले इस पे एक सवाल करेंगे, फिर चर्चा बढ़ाएंगे आगे। पढ़ो जरा सवाल, सब्जेक्टिव है। क्या कहता है सवाल? साथ साथ में करना। What will be the number of electrons passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 एम्पियर? 8 एम्पियर का करंट देके रखा हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। अच्छा, ठीक है, तो सर क्या करें इसमें हम लोग? हमने तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। हमने तो इलेक्ट्रॉन के नंबर जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, आपने तो कोई बात ही नहीं बताई ऐसी। अच्छा, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, बस यहीं पे सोचना। आपने क्या कहा अभी तक? आपने ये कहा कि करंट इज नथिंग बट द टोटल चार्ज फ्लो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में। बढ़िया। चार्ज में बेसिकली फ्लो कौन होता है? सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा? नहीं 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 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा होगा। फिर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे? सर 2 3 4 5 10 हजार 10,000 10 लाख 50 लाख कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने कह दिया कि ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो टोटल चार्ज कितना बन गया? Q इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E। अरे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E तो 2 का 2E, 3 का 3E, 4 का 4E, तो N का NE। तो ये आ गया आपके पास टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, ये आ गया आपके पास टोटल
चार्ज ट्रांसफर्ड। अब यहां से आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आइए फॉर्मूले में उठा के रखें। आपने करंट को क्या लिख दिया, आपने करंट को लिख दिया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू को आपने लिख दिया एन टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई टी। और करंट आपको कितना देके रखा हुआ है, करंट आपको देके रखा हुआ है 8 एम्पियर। एन की वैल्यू आपको पता करनी है। ई का फॉर्मूला आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकेंड। क्या सही है ये टी को 1 रख दूं, दिया हुआ है ना 1 मिनट दिया हुआ है, टाइम पे 1 रख दूं, मिनट दिया है, ठीक है, कन्वर्ट करो सेकेंड में, ठीक है। तो ये आएगा आपका आंसर। अब इसको फटाक से कर लेते हैं कैलकुलेट। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो जल्दी कैलकुलेट और बताओ कितना आ रहा है, क्विक कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आ रहा है ये। हाँ जी, कितना आ रहा है ये। ओ, लाइट टकरा गई, 1 सेकेंड। चलिए बताइए ज़रा कितना आ रहा है ये। सर ये बना, कितना बना ये बना 0.2, पॉइंट हटा दो, इसको भेज दो ऊपर। ये बन गया 10⁻⁻18, ये बने 2, ये बना 3, ठीक है। सो दिस इज 3 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा 20, 21, 22, 10⁻22 या 23, 22 या 23। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हम लोगों ने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको भेज दो ऊपर। ये बन गया 10⁻+19, बड़ी अच्छी बात है, पॉइंट हटाया तो ये बन गया 10⁻20, और यहाँ पे है 60 तो इसको भी हटा दो 21, बहुत शानदार। ये बना 2, 3 इंटू 10⁻21 आ रहा है, 3 इंटू 10⁻21। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सभी लोग। ओके, तो ये है पहले सवाल का आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। 3 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पढ़ो। द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन दी टाइम एज, कैसे डिपेंड कर रहा है, आई इक्वल टू 2+3t एम्पियर। करंट का वेरिएशन देके रखा हुआ टाइम के साथ, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये हमको निकालना है। अब आपको करंट देके रखा हुआ है, कितना करंट देके रखा हुआ है, ध्यान से देखो 2+3t। तो क्या सर ये वेरिएबल करंट वाला सिस्टम है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल वेरिएबल करंट वाला सिस्टम है। तो क्या सर इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग करंट मिलेगा। हाँ जी बेटा, जैसे ये करंट है, ये टाइम है, मैं टी की वैल्यू अलग अलग रखता हूँ, देखना है ना, टी की वैल्यू अलग अलग रखना शुरू कर रहा हूं मैं। आप रखो टी की वैल्यू 0 रखो, कितना आता है, टी की वैल्यू 0 रखो, कितना आता है, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। टी की वैल्यू 1 रखो, करंट की वैल्यू 5 आ रही है। टी की वैल्यू 2 रखो, 3 2 6, 6 + 2 8 आ रही है। 3 रखो, 9 + 2 11। मतलब अलग अलग समय पे करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, अलग अलग समय पे करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हमने रिलेशन क्या सीखा था, हमने रिलेशन सीखा था आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सीखा था। हाँ जी सर, बिल्कुल सीखा था। तो क्या हम लोग डी क्यू को आई डी टी लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। 0 से क्यू और टाइम कितना बन जाएगा, फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब क्या है, 0 से 10। फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब क्या है, 0 से 10, ठीक है। करें इंटीग्रेट, आओ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने लिखा Q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ करंट। करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 2+3t dt, 0 से 10। क्या बात है, बहुत शानदार। तो यहां पे हमने लिख दिया, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इंटीग्रल 2dt प्लस इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 3 बाहर निकाल लो, ठीक है, 3 बाहर निकाल लो, टी डी टी।
बहुत बढ़िया। 0 से 10, 0 से 10, ठीक, बहुत शानदार। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डी टी बन गया टी, इंटीग्रल डी टी बन गया टी, 0 से लेकर 10, और टी का इंटीग्रेशन बना t²/2। टी का इंटीग्रेशन कितना बन गया, t²/2। बैठ के देख तो नहीं रहो, बैठ के चुपचाप करना है, ये कर रहे हो ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 × 10⁻20 प्लस 3/2 × 100। तो ये कितना बना, ये बना 50 × 3 150 प्लस 20 170, आ गया आपका आंसर 170। यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम, क्योंकि चार्ज पूछा है ना, 170 कूलम। ठीक है, सी लिख रहा हूं यहाँ पे, कूलम। नोट करो नोट करो सभी लोग तेज रफ्तार में, तेजी से नोट करो इस बात को, 170 कूलम। ठीक है, लिख लिया सबने, कर लिया था मेरे बताने के पहले, कितने लोगों ने कर लिया था मेरे समझाने के पहले कितने लोगों ने कर लिया था, वो चैट में बता देना मुझको, कमेंट में कि हाँ सर हमारा आ गया था। चलो, हम्म, आगे बढ़ाते हैं बातें। ये सवाल पढ़ो एक, क्या कहता है, करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 4 to 0। करंट डिक्रीज कर रहा है 4 से लेकर 0 तक 10 सेकंड में। अच्छा, मतलब इनिशियल करंट कितना देके रखा हुआ है, 4। फाइनल करंट कितना देके रखा हुआ है, 0, है ना। और इसके लिए समय कितना लग रहा है, इसके लिए समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 10 सेकेंड। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। आपको निकालना है चार्ज, आपको निकालना है चार्ज, ठीक है। सर इसमें क्या करें, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं कि करंट ऐसा वैसा हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, चेंज हो रहा है। दो तरीके, एक हम लोग एक फंक्शन बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा। सर कोई बढ़िया सा सिंपल सा तरीका बताओ, ठीक है। क्या बेटा आपको एक बात पता है, कौन सी सर, कि जो एवरेज करंट होता है वो होता है टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात आपको मालूम है, हाँ सर आपने बताई थी स्टार्टिंग में, तो बताई थी, बिल्कुल पता है हमको। तो एवरेज में क्या लिख सकता हूं इस सिचुएशन में, क्या मैं एवरेज को इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा क्या ये एवरेज करंट आ गया, हाँ सर आ गया, आ गया, आ गया। कितना आ गया, ये 4 + 0/2 कितना होता है, ये सर 2 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज करंट जो कि 2 है, इसको हम लिख सकते हैं टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब कितने टाइम इंटरवल की बात चल रही है, कितने टाइम इंटरवल की बात चल रही है, बात चल रही है 10 सेकेंड की, बात चल रही है 10 सेकेंड की। तो डेल्टा क्यू क्या लिख दिया आप लोगों ने, 2 × T। कितना है टी, 10 सेकेंड। तो ये आ गया आपका आंसर 20 कूलम। ये है सही जवाब, ये है सही जवाब। ठीक है, नोट करो, आसान सी बात थी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, हट जाता हूँ यहाँ से, या नोट कर लो फटाफट। कर ही लिया होगा वैसे तो आप लोगों ने, होशियार बच्चे हो, मेरे बताने के पहले ही कर लिया होगा। तो चलिए अब टॉपिक बढ़ाते हैं आगे, डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड, चर्चा बढ़ाते हैं आगे, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने सिर्फ करंट की बेसिक बेसिक बातें की हैं, सिंपल सिंपल सी बातें की हैं। अब मैं आपको एक टर्म बताने वाला हूँ जो कि है करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, करंट डेंसिटी को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे। करंट डेंसिटी समझने के पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, सुनते चलना। जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, जैसे ये मान लो एक सरफेस एरिया है, ओके। ये एक सरफेस, एक प्लेट है, इस टाइप की कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। इसका एरिया जो है, एरिया आपको दिया मैंने
एरिया कुछ 10 मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर कुछ भी ले लो, तो मैंने एरिया ए कह दिया इसका। इसकी कोई डायरेक्शन भी है क्या? इसकी कोई डायरेक्शन है? डायरेक्शन है। एरिया को हम वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कई डिस्कशन उससे आसान होते हैं, कई बातें हमारी उससे सॉल्व होती हैं। तो मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। एरिया को हम वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और उसका डायरेक्शन हम बताते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे? जैसे मान लो कि ये एरिया है, जैसे मान लो कि ये एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी ऐसी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी ऐसी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये बन जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये बन जाएगी क्या? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर एरिया ए है तो एरिया वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एन कैप से या ए कैप से। एरिया वेक्टर बेसिकली क्या है ये? बेसिकली क्या है ये? इसको आप लोग ए कैप या तो एन कैप से डिनोट करोगे, है ना। तो ये क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी बन जाएगी? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे ए कैप या तो एन कैप। ए कैप भी लिख सकते हो, एन कैप भी लिख सकते हो, अलग अलग डिनोट। एस कैप भी मिलेगा कुछ किताबों में, कई किताबों में एस कैप नाम से भी मिलेगा आपको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको जिससे डिनोट करना है करो। ये होता है एरिया वेक्टर। ये क्या होता है? ये होता है एरिया वेक्टर। अच्छा सर, ठीक है। तो आप बताने क्या वाले थे? मैं बताने वाला था करंट डेंसिटी। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और मुझे बात करनी है कि इतने हिस्से में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं इस रीजन को, है ना। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर आपने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। बहुत शानदार, है ना। ये बना दिया आपने इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं? मतलब क्या है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि करंट डेंसिटी, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये टर्म कहलाएगी करंट डेंसिटी। ये टर्म कहलाएगी करंट डेंसिटी। अच्छा 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 अच्छा। किससे डिनोट करेंगे इसको? इसको हम जे से डिनोट करेंगे। जे इक्वल्स टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया। चलिए ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई हमको, इतनी बात तो समझ में आई हमको। अब सर अगर मैं एरिया टिल्ट कर दूं, अगर मैं एरिया, खुरापाती दिमाग है हमारा, है ना। हमने एरिया को क्या किया? हमने एरिया को थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ऐसे घुमा दिया, ऐसे थोड़ा सा एरिया हमने घुमा दिया, है ना। कितना घुमा दिया हमने? कुछ थीटा एंगल से घुमा दिया हमने, कुछ थीटा एंगल से इसको घुमा दिया। थीटा एंगल से हमने इसको घुमा दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब कुछ ऐसा हुआ, समझना, सेपरेटली बना रहा हूं ये मैं। ये पहले एरिया ऐसा था, अब आपने इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। कितने एंगल पे टिल्ट कर दिया? थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। ओके, थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? पहले पूरे हिस्से में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, समझना बात को, है ना। देखो पहले पूरे हिस्से में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, निकल रहे थे, निकल रहे थे, निकल रहे थे, निकल रहे थे। अब अब पूरे हिस्से में से निकल रहे हैं क्या? अब पूरे हिस्से में से निकल पाएंगे क्या? देखो पहले ये वाली येलो लाइन, अलग अलग कलर ले लेते हैं। पहले येलो लाइन में, पूरी येलो लाइन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब आपने इसको घुमा दिया और ऑरेंज लाइन बना दी। पहले ऐसे हर जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। क्या अब हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? नहीं सर, नहीं निकल रहे हैं। अब कितने हिस्से से
अब कितने हिस्से से नहीं निकल रहे हैं, ये हरी लाइन के नीचे से तो नहीं निकल रहे हैं। तो आपके लिए जो एरिया है वो पूरा ए एरिया काम का है, या एरिया का कोई कंपोनेंट आपके काम का है? सर एरिया का कोई कंपोनेंट हमारे काम का है। कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? आइए समझते हैं। अगर ये एरिया ए है, ये ए है तो ये भी ए है ना, हमारे काम का इतना कंपोनेंट है, इतना कंपोनेंट। और ये क्या है? ये क्या है? इसको ए डैश कह दो, इतने को ए डैश कह दो। ये टोटल ए है, ये टोटल ए है, और ये ए डैश है। तो ए डैश को आप क्या लिख सकते हो? ए डैश को आप लिख सकते हो ए का कॉस थीटा। अच्छा 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 अच्छा। मतलब करंट डेंसिटी में अगर एरिया में मैं थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं तो मुझको कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? मुझको एरिया का कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो जो करंट डेंसिटी जे होता है उसको हम लिखेंगे ए आई डिवाइडेड बाय ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा ठीक है। सर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? सर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? बेटा अभी आपको मैंने चित्र बना के बताया था, एक और चित्र बना के दिखा रहा हूं, साफ साफ देखते चलना, काम की बात है इसलिए इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। ये था एरिया जिसको आपने टिल्ट करके कुछ कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इतना टिल्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। और फिर आपने ये बोला कि हमारे काम का कंपोनेंट जो है वो अब कितना है? वो अब ए का कॉस थीटा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वो ए का कॉस थीटा है। तो ये ए का कॉस थीटा, इतना ए का कॉस थीटा, बहुत शानदार। अब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, बिल्कुल है। अब सर आप मुझको एक बात बताओ, आप मुझको एक बात बताओ कि आपने ऑरेंज लाइन ले ली, हाँ बेटा ले ली, आपके लिए एरिया तो कौन सा है? ये है ना, ये तभी तो कॉस थीटा लिया, ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, एरिया। देख रहे हो? ये है हमारा एरिया, इसकी बातें चल रही हैं। अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या है? सर अभी अभी तो आपने बताया कि एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। हाँ 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 बिल्कुल होती है, तो ये हमने बना दी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर मैं एरिया की डायरेक्शन की बात करूं तो एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के ऑरेंज लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसी, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल फिर से थीटा है। तो बेसिकली थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल है। सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो जो छोटी छोटी चीज़ें हमको लगता है ना कि अरे यार ये क्या है, इनका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होगा, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। देखो तो आई को आप लिख दोगे जे ए कॉस ऑफ थीटा, आई को क्या लिख दोगे? जे ए कॉस ऑफ थीटा। मतलब आई इक्वल टू जे डॉट ए, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जे डॉट ए। सर जे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? बेटा वेक्टर है, क्योंकि यहां पे वेक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, वेक्टर इन्वॉल्व है। और जे की डायरेक्शन क्या बताएंगे सर? अगर जे वेक्टर क्वांटिटी तो जे की डायरेक्शन क्या बताएंगे? जे की डायरेक्शन हम बताएंगे अलोंग द एरिया वेक्टर, ए कैप लिख दो या एन कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा आई इक्वल टू जे ए कॉस ऑफ थीटा, यानी जे डॉट ए, जे डॉट ए, ठीक है, आई को मैंने लिखा जे डॉट ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बात हम क्या लिख सकते हैं? आपने लिखा जे इक्वल टू आई बाई ए, मान लो थीटा की वैल्यू अगर जो है 0 है ना, तो जे को आपने लिखा आई बाई ए। और अगर मैं छोटे से एलिमेंट ऑफ करंट और छोटे से एलिमेंट ऑफ एरिया की बात करूं तो इसी को आप लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज जे,
जे इक्वल टू आई बाय ए, या तो डी आई बाय डी ए, डी आई बाय डी ए। लिखो ये सारी बातें, लिखो ये सारी बातें फटाफट, तेज रफ्तार में, क्विक। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। तो इसके बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि करंट डेंसिटी को यानी जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे को हम लोग लिख सकते हैं आई डिवाइडेड बाय ए कॉस ऑफ थीटा। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो आप आई इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो आप I इक्वल्स टू जे डॉट ए भी लिख सकते हो। हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया, हाँ जी सर लिख दिया। आपने एक और बात क्या कही, एक और बात हमने ये कही कि जो I है, या तो सॉरी जो J है, उसको आप डी आई डिवाइडेड बाई डी ए भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लोग डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस टर्म को इंटीग्रेट करके हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। 0 to I 0 to जो भी आपको फंक्शन देके रखा हुआ है इसमें, j एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग टोटल वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस पर मैं लिमिट्स नहीं रख रहा हूँ, लिमिट्स नहीं रखते इस पर, बस ठीक है। इस बात को डब्बे में डालो। अब देखो हमने क्या कहा, इफ द एरिया इज नॉट नॉर्मल बट इट मेक सम एंगल थीटा, तो आप ये चर्चा करने वाले हैं। जे की यूनिट क्या बन जाएगी, जे की यूनिट बन जाएगी करंट डिवाइडेड बाय एरिया यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस लिख सकते हो तो लिख दो। ठीक, चलो बहुत शानदार। चर्चा बढ़ा दी जाए आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। अगला टॉपिक है थर्मल स्पीड। अगला टॉपिक है थर्मल स्पीड। अब थर्मल स्पीड बेसिकली क्या है, अगर ये कंडक्टर है तो हमें ये मालूम है कि इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल कर रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, रैंडम मोशन इनका चल रहा है, रैंडम मोशन इनका चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी, तो आप कहोगे कि सर कुछ फाइनाइट स्पीड उसकी है ना, उसकी स्पीड कुछ v1 है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपने कह दी v1। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एवरेज निकालो। अच्छा, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सबकी स्पीड्स को सम अप करोगे, मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2 प्लस मॉड ऑफ vn डिवाइडेड बाय n, सभी की स्पीड्स का सम किया है आपने। नोट करना, नोट करना, क्या किया आपने, क्या किया आपने, सम ऑफ द स्पीड्स, ठीक है, सम ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इन सबके स्पीड्स का सम किया और डिवाइड बाय n किया, तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलेगी, ये कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी आपको, ये कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी एवरेज वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूं इनकी एवरेज वेलोसिटी की, यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्पीड लिखा है, अब मैंने लिख दिया वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं इनकी एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर v1 प्लस v2 वेक्टर अप टिल vn, और डिवाइड किससे करना है, n से, क्योंकि सभी रैंडम मोशन में है, सब रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो वेक्टर सम इसका कट पिट के कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। एवरेज स्पीड कुछ फाइनाइट आएगी, लिख लो इस बात को जल्दी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, लिखिए जरा जल्दी।
आइए अब डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। एक सवाल ट्राई करेंगे हम लोग करंट डेंसिटी पे। पढ़ो ज़रा सवाल। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे करंट डेंसिटी आपको देके रखी हुई है J इक्वल्स टू 2 × 10⁴। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। एरिया आपको दिया है। हाँ जी, एक्चुअल में आज हमारा जो सेशन था, आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। आज हम लोगों को कुछ ज़्यादा बातें डिस्कस करनी थी, जैसे कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी लेना था, बट ड्यू टू सम सडन रीज़न हम लोग सेशन आज इसी ड्यूरेशन में ख़त्म करेंगे। विद इन सम ऑफ द मिनट, फ्यू ऑफ द मिनट्स विल बी स्टॉपिंग द सेशन। और कल का जो लेक्चर होगा, ठीक है, जो कल लेक्चर आपको मिलेगा उसमें हम लोग कंटिन्यूड डिस्कशन करेंगे रेजिस्टेंस पे, और भी बहुत सारी बातें करनी है ना। तो कुछ रीज़न है इसका, देर इज़ सम सडन रीज़न जिसकी वजह से मुझे सेशन रोकना पड़ रहा है। तो इसलिए आप लोग तब तक अच्छे से रिवाइज करके रखना सारी बातों को, है ना। ये जो आखिरी सवाल हमने लिया है ये कर लेते हैं, जो एक क्वेश्चन हमने लिया है हम लोग ये कर लेते हैं। पढ़िए ज़रा सवाल को, सभी लोग क्या कहता है ये सवाल। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट J आपको दे के रखा हुआ है 2 × 10⁴, ओके, और डायरेक्शन देके रखी J कैप। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी आपको करंट निकालना है। रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है? करंट निकालना है ना आपको, आपको करंट निकालना है। आपको एरिया देके रखा है क्या? एरिया आपको देके रखा हुआ है, देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया एरिया, ठीक है। अभी हमने ट्रीटमेंट दिया वेक्टर ट्रीटमेंट एरिया को, 2i + 3j सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे यूनिट देके रखी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट देके रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट देके रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत शानदार, है ना। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है करंट, आपको निकालना है करंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि I = J.A लिखा जा सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बस एक बात का ध्यान देना होगा कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू रख दी क्या? J, जो कि है 2 × 10⁻⁻⁴, और डायरेक्शन आपने बता दी J कैप, ठीक है। डायरेक्शन आपने बता दी J कैप, बहुत शानदार। और एरिया आपने कितना रख दिया? एरिया आपने रख दिया 2i कैप + 3j कैप, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻, कितना? 1 मीटर = 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स है, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, बिल्कुल, अब बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लो, J.I 0 बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल। J.J 1 बन जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 2 × 3 = 6 × 10⁻⁻8, ओके। और यूनिट आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड यूनिट कूलम पर सेकेंड, यानी एम्पियर, कूलम पर सेकेंड यानी एम्पियर। तो ये आपके पास आ चुका है करंट, ये आपके पास आ चुका है करंट, ओके। तो चलिए, डिस्कशन काफ़ी सारा करना था। आज का लेक्चर हम लोग काफ़ी लंबा रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी बातें मैं लाया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ड्यू टू सम सडन रीज़न मुझे लेक्चर स्टॉप करना पड़ रहा है, ओके, जिसका मुझे काफ़ी खेद है। तो ये बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड टुमारो, ओके, कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जो बातें हमने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा रिवाइज करना, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग सारे PYQs डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सभी PYQs डिस्कस करेंगे, नीट, मेंस, CUET बोर्ड सबके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, गुड बाय,
थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।